आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड फाउंडेशन जो हमारी बैच चल रहा है बच्चों, वो क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम लोग आज कवर करेंगे कि किस प्रकार से गढ़वाल वंश में या परमार राजवंश में मुद्राएं थी या नहीं थी, साहित्य किस प्रकार से प्रचलित हुआ था, चाहे संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो या गढ़वाली साहित्य हो। इसके अलावा जो मापतौल प्रणाली थी, चाहे अन्न मापतौल है या स्वर्ण या धातुओं के मापतौल हो, उसके संबंध में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हम लोग इसमें आज कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको देखा होगा मैंने भूमि वगैरह का मापतौल। आज देखो अन्नादि मापतौल प्रणाली, या अन्न वगैरह या जो अनाज होता था उसको किस प्रकार से मापा जाता था। ठीक है, देखो अन्नादि की तौल, अन्नादि मतलब अन्न, ठीक है, की तौल प्रणाली है, तोलने की तौल। इसका मतलब है अन्न वगैरह किसमें तोला जाता था, किसमें मापा जाता था, ये हमने देखना है। ठीक है, बेसिकली बच्चों यहाँ पे जो सबसे बड़ी इकाई होती थी तामी। अगर पूछता है आपसे तामी क्या थी, तामी अन्न मापन की एक प्रणाली थी। ठीक है, मैंने एक सीरीज बना देता हूं, उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा आता था जो माणा, माणी या शेर। ठीक है, ये एक ही चीज है, माणा, माणी या अपने आप में शेर। ये भी क्या थी बच्चों, अन्न मापन की ही प्रणाली के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आता था बच्चों कूड़ी, पाथा और दोण। ठीक है, लिखो कूड़ी, पाथा, दोण। ये सब क्या है, अन्न वगैरह मापने का एक सिस्टम होता था। इनमें अन्न क्या किया जाता था बच्चों, मापा जाता था। ठीक है, पाथा के ब्रैकेट में आप चाहो तो नाली भी लिख लो। ठीक है, पाथा के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, नाली लिख लो। पाथा के ब्रैकेट में क्या लिख लो, नाली। तो देखो तामी, माणा, माणी या शेर, कुड़ी, पाथा या नाली, या इसके अलावा दोण। इसके अतिरिक्त बच्चों पिराई भी इस समय पे था, बीसी, भारो और खार। ठीक है, लिखो पिराई, दोण या पिराई। ठीक है, अगला लिखो बीसी। ये सब क्या थे, अन्न आदि को मापने के लिए एक प्रणाली चलती थी प्राचीन समय में। ऐसा नहीं कि सिर्फ गढ़वाल के परमार राजवंश में था, अन्य जगह भी ये चलता था। ठीक है, भारो व खार लिखो, लास्ट दो लिखो, भारो एवं खार। ये अपने आप में क्या था बच्चों, अन्न आदि के मापतौल की प्रणाली थी। अब आपसे कहेगा नॉर्मली अगर इस तरीके से पेपर में दिया जाता है, परमार राजवंश के समय में या किसी के समय में प्राचीन काल में पाथा क्या था, दोण या पिराई क्या होती थी, भारो क्या था, तामी या माणा क्या था, तो अन्न आदि को मापने की एक सिस्टम था जिसका सीरीज इस प्रकार से था। अब आपको इस सीरीज को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार ऊपर ऊपर ही अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, ये था अन्न को मापने का सिस्टम। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, जो दोण, पाथा या शेर था, जहां पे मैंने दोण, पाथा व शेर लिखा था, वो बेसिकली भार के रूप में, भारमान के रूप पर प्रचलित थे। ठीक है, तो लिखो दोण, पाथा व शेर, दो नोट करके लिखो, दोण, पाथा व शेर भारमान के रूप में प्रचलित थे। ठीक है, देखो दोण नोट करके लिखो, दोण, पाथा एवं शेर भारमान के रूप में, भार का वेट होता था ना, भारमान के रूप में प्रचलित हुए थे। ठीक है, ये भारमान के रूप में चलते थे, दोण, पाथा एवं शेर। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके अलावा एक नया पाथा मापने का चला था जिसको बोला गया था ध्युली पाथा। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले, अजय पाल द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो लिखो ध्युली पाथा किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था अजय पाल के द्वारा। ध्युली पाथा किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों, अजय पाल के द्वारा चलाया गया था। इस चीज को भी आप लोग दिमाग में रखना, ध्युली पाथा का संबंध किससे है, अजय पाल से है। ठीक, इसके अलावा जो द्रव्य वस्तु थे बच्चों, लिक्विड वाला जो था, कोई भी चीज द्रव्य है, उसकी तौल के लिए माणी एवं पाथा से ही उसको तोला जाता था। ठीक है, तो लिखो द्रव्य वस्तुओं की तौल हेतु माणी एवं पाथा का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, लिखो द्रव्य वस्तुओं हेतु माणी एवं पाथा का भी प्रयोग किया जाता था, पाथा। ठीक है, इसका प्रयोग भी इस समय में किया जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब आता है मेन चीज, जो ये इसकी सबसे छोटी इकाई थी द्रव्य वस्तु के लिए, उसको बोला गया पली या पोली। नोट करके लिखो इसके ब्रैकेट में, सबसे छोटी इकाई पली या पोली होता था। ठीक है, द्रव्य वस्तु को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या थी, पली या पोली, पली ऑब्लिक पोली, ये सबसे छोटी इकाई थी, लिख लो
सबसे छोटी इकाई किसको? द्रव्य वस्तुओं को मापने के लिए, ठीक है, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी इस समय में, ठीक। अब इसके साथ साथ जैसे आपने अन्न वगैरह है या द्रव्य वस्तुओं को मापने के लिए धातुओं का मापन भी होता था बच्चों, ठीक है। कोई जैसे धातु है, मेटल है, उसको मापने के लिए तूल या तुला नाम की जो अपने आप में यंत्र था उसके द्वारा इसको प्रयोग किया जाता था। तो अगला लिखो धातु मापने का यंत्र, धातुओं का मापन लिखो, धातु मापन लिख लो, ठीक है। जैसे अगला क्या लिखोगे? धातु मापन आपने इसमें लिखना है, ठीक है। लिखो धातु मापन या धातु तौल। धातुओं को किसके द्वारा तोला जाता था, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। धातु तौल बच्चों तुल या तुला इसके लिए प्रयोग किया जाता था। लिखो तुल ऑब्लिक तुला, इसका ही प्रयोग धातुओं के मापन के लिए बेसिकली किया जाता था प्राचीन काल में, तुल या तुला। इसमें जो होता था दो इकाइयां होती थी, एक को बोला जाता था पल तथा दूसरे को टका, यानी पल तथा टका इकाइयों के चिन्ह हुआ करते थे। जैसे होता है ना 50 ग्राम 100 ग्राम, आज के टाइम पे हम बोलते हैं, तो इकाइयों के चिन्ह पल या टका हुआ करता था। इसके ब्रैकेट में लिखो पल तथा टका, पल तथा टका इकाइयों के चिन्ह होते थे। जैसे आजकल बोलते हैं ना इतना ये दे दो उतना, तो इतना पल दे दो, इतना टका दे दो, ऐसे पल तथा टका इकाइयों के चिन्ह होते थे इस समय पे, ठीक है। इसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था, पल तथा इकाइयों के द्वारा। तो धातु तौल के लिए तुल या तुला का प्रयोग किया जाता था, जिसमें से एक पल होता था बच्चों, एक पल की वैल्यू होती थी 5 तोले के बराबर या 5 तोला के बराबर, ठीक है। 5 तूल या 5 तोला जो भी लिखते हो, एक पल की वैल्यू होती थी, और 20 पल होता था 1 टका के बराबर, 1 टका या 100 तुला जो भी बोलते हो, 1 टका या अपने आप में 100 तोला जो भी बोलते हो। इसमें ये अभी भी सुना होगा ना आपने, तोला वगैरह धातु के, जैसे सोना कितना तोला लेना है, ये वो बोलते भी हैं नॉर्मली। ये धातुओं के लिए बेसिकली यूज होता था, तुल या तुला के रूप में किया जाता था, जिसमें पल तथा टका इसके इकाइयों के चिन्ह के रूप में प्रचलित हुआ करते थे, ठीक है। अब कभी कभी जैसे तुल, ये धातु के रूप में जब ये मतलब अपने आप में तोला जाता था, यानी तुल में जब स्वर्ण व चांदी तोली जाती थी, तुल तो तोलने वाली चीज है, जब उसमें सोना या चांदी अगर आप तोलते थे तो उस समय रत्ती एवं मासा तथा कांच की गणना की जाती थी। नोट करके लिखो, तुल में जब स्वर्ण व चांदी तोली जाती थी, तुल में जब स्वर्ण व चांदी तोली जाती थी, तुल में जब स्वर्ण यानी सोना एवं चांदी तोली जाती थी, तुल में जब स्वर्ण एवं चांदी तोली जाती थी, तुल में जब स्वर्ण व चांदी तोली जाती थी, तब रत्ती मासा व कांच में गणना की जाती थी, ठीक है। रत्ती व मासा व कांच में गणना की जाती थी, तब रत्ती मासा व कांच में गणना की जाती थी, ठीक है। कितने रत्ती कितने, जैसे मैं आप समझे नहीं इसको, मैं बता रहा हूं। देखो आपने एक तुला लिया, आपने सोना लिया, तो उसमें बोल देगा इतना रत्ती था, इतना मासा है, इतना कांच है वाली बात, इस टाइप से चीज, ठीक है। आज भी नॉर्मल होते, तो ये आपका धातु, ठीक है। अब आता है बच्चों, क्या मुद्राएं प्रचलित थी या नहीं थी? मुद्राओं का बहुत कम प्रयोग होता था, मैंने आपको पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि एक तो अधिकतम व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से संपादित किया जाता था, प्रथम इसका कारण है। दूसरा, क्योंकि राजा जो था, राजा महाराजा, उसने दान के रूप में अत्यधिक खर्च किया, तो उसके पास मुद्राओं को ढालने के लिए या मुद्राओं को चलाने के लिए इतना ज्यादा अपने आप में रिसोर्सेस थे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो, फिर भी लिख लो मुद्राएं, पवार शासन काल में मुद्राएं हमने कवर करनी, ठीक है। मुद्राओं में बच्चों अल्प रूप में ही मुद्राएं चलती थी। अगर कभी आपसे पूछता है क्या पवार शासन काल में मुद्राएं अत्यधिक प्रचलित थी, तो आप लिखोगे नहीं, पवार शासन काल में अल्प रूप में ही मुद्राओं का क्या होता था? प्रचलन होता था। इसमें आपने एक सुना होगा, राजा महाराजा लक्षण देव की ताम्र मुद्रा सबसे पहले इसी की मुद्रा चली थी, ठीक है। लिखो, सबसे प्राचीन ताम्र मुद्रा, ताम्र मुद्रा किसकी थी? लक्षण देव की। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लक्षण, पवार शासन काल का पहला शासक कौन था जिसने सबसे पहले प्राचीन ताम्र मुद्रा मिलती है? वो था महाराजा लक्षण देव, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फतेहपति शाह की भी रजत मुद्रा भी मिली है, ठीक है। कुछ मुद्राएं लिख देता हूं मैं। फतेहपति शाह की रजत मुद्रा की रजत मुद्राएं भी हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं कहीं कहीं, ठीक है। फतेहपति शाह की रजत मुद्राएं भी कहीं कहीं हम लोगों को क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ बच्चों मोनाशाही रजत तिमासी भी एक प्रकार की मुद्रा थी, ठीक है। देखो, मोनाशाही रजत तिमासी, ये क्या थी? एक प्रकार की मुद्रा थी, ठीक है। तो लिखो मोनाशाही रजत तिमासी,
मोनाशाही रजत तिमासी। ये क्या थी बच्चों? एक प्रकार की मुद्रा थी। किस प्रकार की मुद्रा थी? ये बेसिकली कहाँ पाएगी? लद्दाख की मुद्राओं के आदर्श पे बनाई गई थी। ठीक है, लिखो लद्दाख की मुद्राओं के आदर्श पर, लद्दाख की मुद्राओं के आदर्श पर, मुद्राओं के आदर्श पर बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी? ये मोनाशाही रजत तिमासी। और ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस शासक काल के समय में ये मुद्राएं ढाली गई थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः प्रदीप शाह के शासनकाल में ढाली गई थी। तो नो, इसके नीचे लिखो संभवतः, कंफर्म नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, संभवतः प्रदीप शाह के शासनकाल में संबंधित थी। ठीक है, प्रदीप शाह के शासनकाल से संबंधित। ठीक है, प्रदीप शाह के शासनकाल से संबंधित थी। ठीक है, प्रदीप शाह के शासन से संबंधित थी, शासन में। ठीक है, और ये भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने कहा संभवतः, मतलब पॉसिबिलिटी है कि होगा, बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये इसके साथ ही साथ बच्चों दो चीज चलती थी, जौ व तिमासी। ये थी पश्चिमी तिब्बत में प्रचलित मुद्राएं थी। ठीक है, जो कि गढ़वाल में भी इनके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लिखो जौ तथा तिमासी, ये भी मुद्राओं के ही प्रकार थे जो कि पश्चिमी तिब्बत में प्रचलित थी। ठीक है, पश्चिमी तिब्बत या लद्दाख का जो इलाका है उसके आसपास पश्चिमी तिब्बत में प्रचलित थी जौ तथा तिमासी। कुछ गढ़वाल में भी इसको देखने को मिलता है बच्चों। मुद्रा थी, अगर कभी पूछता ही क्या थी तो मुद्रा थी। ठीक है, टका तथा तिमासी का प्रचलन भी ब्रिटिश काल में गढ़वाल में हुआ था, जिसको बाद में, मतलब ब्रिटिश काल से पहले हुआ था, वो बंद कर दिया था, वो हमने देखने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आता है कि गढ़वाल के इतिहास में जो साहित्य था, ठीक है, इस साहित्य का हमने किस प्रकार से अपने आप में देखना है। तो आप लोगों को हेडिंग लिखनी है गढ़वाल के इतिहास का जो साहित्य है बच्चों। तो हेडिंग लिख लीजिए अपने आप में, गढ़वाल के इतिहास में साहित्य। अब हमने लिखना अगला साहित्य। लिखो साहित्य के बच्चों तीन कैटेगरी थी। एक साहित्य था अपने आप में संस्कृत साहित्य, दूसरा था हिंदी साहित्य, तीसरा था गढ़वाली साहित्य। ठीक है, संस्कृत साहित्य को और गढ़वाली साहित्य और हिंदी साहित्य को हमने तीन चीज में देखना है कि यहाँ पे हमारा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक तो था संस्कृत साहित्य, एक था हिंदी साहित्य, और तीसरा था अपने आप में गढ़वाली साहित्य। ठीक है, गढ़वाली साहित्य के तो बहुत कम हमें साक्ष्य मिलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य से। ठीक है, इस राजवंश के समय में हिंदी साहित्य जो था बच्चों वो कहाँ तक पहुंचा, क्या पहुंचा, वहां से हम लोग ने कवर करना है। हिंदी साहित्य में ध्यान रखना, फतेहपति शाह का कार्यकाल सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था हिंदी साहित्य में। लिखो हिंदी साहित्य। जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता सकता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग था महाराजा फतेहपति शाह का शासनकाल था, जो अपने चरम उत्कर्ष पर उस समय था। तो लिखो फतेहपति शाह का कार्यकाल सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, अगर कुछ पूछता है गढ़वाल के इतिहास में तो हिंदी साहित्य का जो सबसे स्वर्णिम काल था फतेहपति शाह का काल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इसमें किसमें? हिंदी साहित्य में। ध्यान रखना महाराजा फतेहपति शाह का कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा क्या था बच्चों, अपने आप में टॉप पे था, पीक पॉइंट पे था। ठीक, इसमें हमें कुछ रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश, अब एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे हमें। जैसे फतेह प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, आपसे तो क्वेश्चन यही पूछता है ना नॉर्मली। फतेह प्रकाश लिखी गई बच्चों रतन कवि द्वारा। और ध्यान रखना ये हिंदी साहित्य है। ठीक है, पता लगा अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया आपको, आपने बहुत सी किताबें पढ़ी गढ़वाल उसमें, किसमें, चाहे मौला राम की हो या इनके द्वारा लिखी गई, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा इनमें से कौन सा पंवार वंश या पंवार जो राजवंश के समय में जो साहित्य लिखा गया है, कौन सा एक संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया था, कौन सा एक हिंदी साहित्य का उदाहरण। तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, वहां आप लोग बेहोश हो जाएं, कहें सर ध्यान नहीं दे पाए, हमें तो आदत थी सर रटने की, और इसी रटने के चक्कर में हम कभी ये सोच ही नहीं पाए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने तो बस ये सोचा सर कि पढ़ लेंगे, फतेहपति शाह ने ये के समय में ये लिखा गया, मैं मौला राम ने ये लिखा, ऐसा रट के चले गए। और जैसे ही एग्जाम में गए, क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपके रटने को देखते हुए पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल परमार राजवंश के समय लिखा गया साहित्य हिंदी के रूप में नहीं प्रचलित हुआ था, हिंदी साहित्य का भाग नहीं था, या संस्कृत साहित्य का भाग नहीं था, या गढ़वाली साहित्य का भाग नहीं था। तो वहीं पर अगर
आत्मा परमात्मा के पास चली जाए तो खुद को वहां पे रोकना है। इसी क्लास में यहीं पे ध्यान रखना होगा आपको। तो फतेह प्रकाश रतन कवि द्वारा लिखी गई एक साहित्यिक रचना थी, जो कि हिंदी साहित्य का एक उदाहरण देखने को मिलता है। इसके साथ वृत्त कौमुदी, जो कि और रसराज मतीराम ने लिखा बच्चों, ठीक है। लिखो वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी तथा रसराज, तथा रसराज, ये भी हिंदी साहित्य का एग्जाम्पल है बच्चों, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, मतीराम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, मतीराम के द्वारा। इसको भी लिख लो, ठीक। इसको छंदसार पिंगल भी बोलते हैं, ठीक है। वृत्त कौमुदी तथा रसराज, इसको लिखा गया मतीराम के द्वारा, मतीराम के द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है। यह अपने आप में छंदसार पिंगल भी कहलाता है, ठीक है। इसके नीचे लिखो छंदसार पिंगल, छंदसार पिंगल भी आप लोग इसको चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। देखने को मिलता है किताब में। इसके साथ साथ बच्चों सभासार, जो कि सुदर्शन शाह ने लिखी है, जो अपने आप में हिंदी साहित्य का ही उदाहरण है, ठीक है। सभासार, अब आपको सब ब्रजभाषा में लिखी गई, ब्रजभाषा हिंदी का ही तो रूप है ना, पश्चिमी हिंदी का पूर्वी जो भी है। सभासार किसके द्वारा लिखी गई है, सुदर्शन शाह के द्वारा, ठीक है। सुदर्शन शाह के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें आप लोग एक चीज नोट करना, जो सभासार था, सुदर्शन शाह किस नाम से अपनी रचनाएं लिखता था बच्चों, ये लिखता था अपने आप में किस नाम से, सूरत नाम से, ठीक है। किस नाम से लिखता था, सुदर्शन शाह ने लिखी है। और इस सभासार की रचना जो है ब्रजभाषा में हुई है, किस भाषा में, ब्रजभाषा में, ठीक है। ब्रजभाषा हिंदी का ही रूप है। और ये जो सभासार है ये कवि सूरत नाम से लिखा है इसने, ठीक है। सुदर्शन शाह ने कवि सूरत नाम से, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कवि सूरत नाम से किसने रचना की है, तो महाराजा सुदर्शन शाह ने क्या किया बच्चों, सभासार की रचना कवि सूरत नाम से, भी हिंदी साहित्य का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मौलाराम द्वारा कई रचनाएं की गई है, जिसमें गणराजवंश काव्य है, मंगतराम मौलाराम संवाद है, ये सुदर्शन दर्शन है, गणिका नाटक है, रण बहादुर चंद्रिका है, गढ़वाल कथा है, या मनमथ रामायण है। सब के सब किसके द्वारा लिखी गई है, मौलाराम के द्वारा लिखी गई। तो लिखो गणराजवंश काव्य, सब लिखना एक एक करके, ठीक है। गणराजवंश काव्य, मतीराम मौलाराम संवाद, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, गणराजवंश काव्य लिखो, ठीक है। पहले क्या लिखोगे आप लोग, गणराजवंश काव्य, मंगतराम मौलाराम, गणराजवंश काव्य। इसके अलावा क्या लिखोगे, मंगतराम मौलाराम संवाद, मंगतराम मौलाराम संवाद, मौलाराम संवाद, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखोगे, नेक्स्ट सुदर्शन दर्शन और गणिका नाटक, सुदर्शन दर्शन, सुदर्शन दर्शन, गणिका नाटक, रण बहादुर चंद्रिका, सुदर्शन दर्शन, गणिका नाटक, रण बहादुर चंद्रिका, रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है। रण बहादुर चंद्रिका। इसके साथ साथ लिखो गढ़वाल कथा और मनमथ रामायण, सब मौलाराम की है। गढ़वाल कथा, या जो अपने आप में क्या है अंतिम, इसकी लिखो मनमथ रामायण, मनमथ रामायण। ये किसकी है बच्चों, मौलाराम की, ठीक है। किसकी है, मौलाराम की। तो गणराजवंश काव्य, मंगतराम मौलाराम संवाद, सुदर्शन दर्शन, गणिका नाटक, रण बहादुर चंद्रिका, गढ़वाल कथा, मनमथ रामायण किसके द्वारा रचित है, मौलाराम के द्वारा। इसके साथ साथ षड ऋतु वर्णन व वैध मनोत्सव, ये हरिदत्त शर्मा की रचना है बच्चों, इसको भी लिखो। षड ऋतु वर्णन, षड ऋतु वर्णन क्या लिखोगे, षड ऋतु वर्णन प्लस वैध मनोत्सव, वैध मनोत्सव, ये किसके द्वारा लिखी है, हरिदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है, ये भी अपने आप में हिंदी साहित्य का ही पार्ट है। इसके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो बच्चों, गुलदस्त तवारिख को, मियां प्रेम सिंह की, ठीक है। गुलदस्त तवारिख को, ये बहुत बार आया भी है पेपर में। गुलदस्त तवारिख को, ये है बच्चों मियां प्रेम सिंह की, ठीक है। ये पेपर में आता भी है। गुलदस्त तवारिख को किसके द्वारा लिखी गई है, मियां प्रेम सिंह के द्वारा लिखी गई है। गुलदस्त तवारिख लिखो, तवारिख हो गया ना, तवारिख कर दो इसको, गुलदस्त
तवारिख को करना, ठीक है। गुलदस्त तवारिख को किसकी है? मियां प्रेम सिंह की। पेपर में आता भी है बहुत बार, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। प्रेम सिंह की, जो कि प्रताप शाह का एक सभासद था। ये प्रेम सिंह कौन था? प्रताप शाह के समय में इस सभासद था, ठीक है, लिखो प्रताप शाह का सभासद था ये, ठीक है। कौन? मियां प्रेम सिंह। ये गुलदस्त तवारिख को भी पेपर में आता है, ठीक। ये जो था बच्चों भूगोल तथा इतिहास पर लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। गुलदस्त तवारिख को लिख लो ब्रैकेट में, भूगोल तथा इतिहास पर लिखी गई एक पुस्तक थी, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री पर लिखी गई एक पुस्तक थी, लिख लो आप लोग, एक लाइन लिख लो, इसी के नीचे कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अगला लिखो, सर्वप्रथम ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल किसने लिखा? आलम सिंह राणा ने। सर्वप्रथम ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल किसके द्वारा लिखा गया? आलम सिंह राणा के द्वारा। ये भी हिंदी में ही था, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल आलम सिंह राणा के द्वारा, आलम सिंह राणा के द्वारा क्या लिखा गया? सर्वप्रथम ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल लिखा गया। इसको भी आप लोग नोट करना, ठीक है। गढ़वाल भूगोल लिखा हरिदत्त शास्त्री के द्वारा। गढ़वाल भूगोल लिखो हरिदत्त शास्त्री, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री के द्वारा क्या लिखा गया बच्चों? गढ़वाल का भूगोल, गढ़वाल भूगोल लिखा गया हरिदत्त शास्त्री के द्वारा, ठीक। अगला लिखो आप लोग, विद्या शास्त्र पर नरेंद्र हिंदुलॉ हरिकृष्ण रतोड़ी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है। विद्या शास्त्र पर नरेंद्र हिंदुलॉ किसने के द्वारा लिखा गया है? हरिकृष्ण रतोड़ी, और इनके द्वारा गढ़वाल का इतिहास भी लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ठीक है। लिखो विद्या शास्त्र पर नरेंद्र हिंदू लॉ, ये किसने के द्वारा लिखा गया? हरिकृष्ण रतोड़ी, और इन्हीं के द्वारा बच्चों गढ़वाल का इतिहास भी लिखा गया है, ठीक है। हरिकृष्ण रतोड़ी, और कभी पूछता है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसने लिखा? इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है। गढ़वाल का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा क्या किया गया बच्चों? रचित है, ठीक है। ये था अपने आप में बेसिकली हिंदी साहित्य जो गढ़वाल राजवंश के समय पे चला गया था। गढ़वाली साहित्य बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था बच्चों, ठीक है। उसमें गढ़वाली जहां भी था वहां कहीं ना कहीं गढ़वाली संस्कृत मिश्र मिला, ठीक है, मिश्रित गढ़वाली साहित्य लिखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गढ़वाली साहित्य बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था बच्चों। संस्कृत मिश्रित गढ़वाली का ही एक एग्जाम्पल मिलता है, जिसमें ढोल सागर प्राचीनतम रचना है, ठीक है। लिखो संस्कृत मिश्रित गढ़वाली की सबसे प्राचीन रचना, सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन रचना ढोल सागर थी बच्चों। ढोल विद्या के बारे में इसमें बताया गया है, ढोल सागर। बाकी गढ़वाली साहित्य उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे संस्कृत साहित्य में उस समय में क्या क्या चलता था। गढ़वाली साहित्य में उतना ज्यादा प्रचलित नहीं थी चीजें। हिंदी साहित्य इनके समय का मैंने आपको मेन जो किताबें थी वो लिखा दिए, करा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी चीजें समझ आई होंगी। कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा, एक आध बार रिविजन करना, आपका काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।